टॉपिक जो आज का है हमारा डिस्कशन का या शेयरिंग का, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज कैंपस एंड टाइम टेबल मैनेजमेंट, और तीसरा है एकेडमिक ऑडिट। वैसे तो अगर एकेडमिक ऑडिट को ही आप ले लें तो ये टाइम टेबल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज कैंपस, ये सारा कुछ एकेडमिक ऑडिट में ही आ जाता है। लेकिन चूंकि मुझे इस तरह का एक सीक्वेंस दिया गया है तो मैं इसको इसी तरह डिस्कस करूंगी। अ, इस टॉपिक के साथ जो मुझे सब टॉपिक्स भेजे गए थे उनमें ये आपके सामने 5 टॉपिक्स हैं। ड्यूटीज ऑफ डे ऑफिसर्स, फॉर्मुलेशन ऑफ कॉलेज सीनियर गाइड, रोल ऑफ कॉलेज सीनियर गाइड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोक्टोरियल बोर्ड एंड इट्स रोल एंड रोल ऑफ प्रॉक्टर्स। आप देखिए, ये जो सब टॉपिक्स हैं ये बड़े लिमिटेड से हैं। अगर आप कॉलेज कैंपस के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये उसका शायद एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, लेकिन वो एक बड़ा वसी टॉपिक है तो हम उसको उसी तरह से लेंगे। लेकिन अपने जहन में ये चीजें भी रखिएगा जो मुझे मेजर और सब टॉपिक्स के तौर पे भेजी गई थी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में क्या फर्क होता है। वैसे तो माशाल्लाह आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं और माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी अंजाम दे रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी हो रही है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में इसकी डिस्टिंक्शन जो है वो गुफ्तगू के दरमियान या एक कॉन्सेप्ट के तौर पे क्लियर नहीं होती है, लेकिन एक मार्जिन लाइन है इन दोनों के दरमियान। तो इससे पहले कि हम अपने कॉलेज कैंपस के या टाइम टेबल मैनेजमेंट पे या एकेडमिक ऑडिट पे बात करें, हम पहले ये देखेंगे कि इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में सीम द सेम बट एक्चुअली देयर इज सम डिफरेंस। इन आवर डेली लाइफ वी यूज दीज टू डिफरेंस interchangeably. So administration क्या है is defined as a systematic process of administering the management of an organization. आप देखिए इस लाइन पे अगर आप गौर करें तो administering the management. So यहाँ पे हमें ये समझ आती है कि एडमिनिस्टर करना जो है ये मैनेजमेंट से थोड़ा ऊपर का रोल है। It is a broad term and involves planning, decision making, organizing and forecasting functions of the higher level of the organization. And the management is an act of managing people and their work to attain the organizational goal. The functions of management are planning, organizing, staffing, directing and controlling. और ये हम मैनेजमेंट की हर बुक में इसको भी पढ़ते हैं और जनरल डिस्कशन में भी ये बात अक्सर की जाती है कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं मैनेजमेंट। तो बेसिकली अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आपके सामने ये 3-4 पॉइंट्स हैं। अगर आप हम इनको समझ लें तो हमें समझ आ जाएगी कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है ये इंटरचेंजेबल होने के बावजूद भी कहाँ कहाँ फर्क है। एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज, and management is an art of getting things done through others by directing their efforts toward achievement of predetermined goals. तो ये जो predetermined goals होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आते हैं। Administration is a decision making function. Management is an executive function. तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ये अपर लेवल पे डिसीजन मेकिंग करती है और उन डिसीजन मेकिंग के रिजल्ट में जो हम गोल्स बनाते हैं उनको एग्जीक्यूट जो है वो मैनेजमेंट करती है। So administration decides what has to be done and when it has to be done. जबकि मैनेजमेंट decides who should do it and how. आपके सामने एकदम फिर से इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमने करना है और कब करना है, जबकि मैनेजमेंट में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन करेगा और कैसे करेगा। Administration is thinking function because plans and policies are determined, and management is doing function because managers get work done through others. So it is a top level function and it is a middle and lower level function. तो ये मैंने एक सिंपल बहुत ही सादी सी जबान में इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा मैंने स्किल लैंग्वेज या बहुत ज्यादा मैंने रेफरेंसेस नहीं दिए हैं, लेकिन सिंपल सा एक है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या फर्क है। और अगर आप एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉलेजेस और मे बी इन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में हैं तो आपने वो
ट्रायंगल तो देखी होगी, जिसमें हम कहते हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहाँ होती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट कहाँ पे होती है। सो व्हाट टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज, कॉलेज कैंपस की हम बात कर रहे हैं। टाइम टेबल को हम बाद में देखेंगे और एकेडमिक ऑडिट को उसके भी बाद में देखेंगे। हम इसमें एकेडमिक ऑडिट में हमने जो डिस्कस किया होगा उसका अहाता भी करें। तो हमने क्या एडमिनिस्टर करना है और क्या मैनेज करना है, तीन तरह की चीजें आपके पास किसी भी कॉलेज के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। सो हम तीन चीजों को एडमिनिस्टर और मैनेज करने की कोशिश करते हैं, वो किसी तरीके से भी करें कैंपस के अंदर। तो लेकिन होते यही बेसिक तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम, या तीन हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं जिनको हम मैनेज करने की और एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। सो ह्यूमन कैपिटल में आपके सामने जितने भी हमारे कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल से लेके फैकल्टी तक जितने भी हमारे लोग हैं जो कि टीचिंग की सर्विस दे रहे हैं या एडमिनिस्टर कर रहे हैं, या इवन हमारे प्रिंसिपल से लेके द पीएन और द गार्ड हु इज स्टैंडिंग ऑन द गेट, ये सारा हमारा ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में जितना भी आपके आपके बिल्डिंग्स हैं, आपके हॉल्स हैं, आपकी लैब्स हैं, आपके कॉलेज के अंदर कैफेटेरिया है, जो भी कंस्ट्रक्ट हुई हुई चीजें हैं या उसके अंदर जो फर्नीचर है या जो हमारे डिजिटल हमारे गैजेट्स हैं, ये सारे हमारे फिजिकल कैपिटल में आते हैं। और फाइनेंशियल जो कैपिटल होते हैं उसमें इनकम कहाँ से आ रही है और कहाँ पे खर्च हो रही है, ये पूरी एक ट्रेल होती है जिसको हम फाइनेंसिस में डील करते हैं। सो फिजिकल कैपिटल क्या है आपके सामने, ये तकरीबन आपने 14 लिखे हुए देखे हैं, लेकिन अगर आप इनको और ज्यादा डिटेल में जाएं तो ये बेशुमार हो जाएंगे। किस किस फिजिकल कैपिटल को हमें एडमिनिस्टर भी करना है और मैनेज भी करना है, कहाँ पे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग है, प्लान हम कैसे करेंगे, कब कब होगा, और फिर उसके बाद हम उसको मैनेज भी करें। सो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। जाहिर है आपको भी पता है, माशाल्लाह कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल सबसे गुजर के आप यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो आप देखेंगे कि इन चीजों में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है और एकेडमिक ब्लॉक होता है। ऑफिसेस सारे हमारे जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में होते हैं, और एकेडमिक ब्लॉक में हमारे तमाम क्लासरूम्स, हमारे हॉल्स, हमारी जो भी उस प्रेमिसेस में लैब्स होती हैं, इट कैन बी कंप्यूटर लैब्स, इट कैन बी साइंस लैब्स, ये सारी की सारी आपकी एकेडमिक ब्लॉक में आती है। देन कम द लाइब्रेरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। आप जानते हैं लाइब्रेरी में भी हम इन चीजों को डिटेल में आगे लेते हैं कि हम इनमें क्या क्या चीजें देखेंगे। फिर हमारी लैब्स होती हैं, कंप्यूटर प्लस साइंस लैब्स। हॉल फॉर इवेंट्स, जहाँ पे हमारे कॉन्वोकेशंस होती हैं, या हमारी कोई ऐसे इवेंट्स हैं जैसे कायदे आजम डे आप मना रहे हैं, या कुछ और तरह के इवेंट्स हैं, पाकिस्तान डे है, या हमारा कोई भी 6 सितंबर है, या इस तरह की बेशुमार चीजें जो हम इवेंट्स के तौर पे करते हैं, किसी स्पीकर को बुलाते हैं, हमारे कोई सेमिनार्स होते हैं, सारे हॉल फॉर इवेंट्स। एक हॉल है, दो हॉल हैं, चार हॉल हैं, या कोई हॉल भी नहीं है। हॉल्स फॉर इंडोर गेम्स, जो हम बच्चों को इंडोर गेम्स अगर हम दे रहे हैं हमारे कॉलेज के अंदर तो उसके लिए भी हॉल्स होने चाहिए। ग्राउंड्स फॉर आउटडोर गेम्स, यानी इंडोर गेम्स भी होती हैं, आउटडोर गेम्स भी होती हैं। देन कैफेटेरिया है, डिस्पेंसरी है, अगर डिस्पेंसरी नहीं है तो कम से कम फर्स्ट एड किट होनी चाहिए कॉलेज के अंदर। कॉमन रूम है, स्टाफ रूम है, मॉस्क है, पार्किंग है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम है, वॉशरूम्स। ये सारी वो बेसिक फिजिकल नीड्स हैं जो किसी भी कॉलेज कैंपस को एडमिनिस्टर करते हुए या मैनेज करते हुए हमें जहन में रखना चाहिए। बहुत बड़े बड़े कॉलेज होंगे तो उनमें ज्यादा हॉल्स होंगे, ज्यादा क्लासरूम्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बड़ा होगा, लैब्स बहुत सारी होंगी, ग्राउंड्स बड़ी बड़ी होंगी, हो सकता है एक या दो या तीन कैफेटेरिया हो, डिस्पेंसरी मौजूद होगी, ये स्टाफ रूम है, गर्ल्स कॉमन रूम है। ये सारी चीजें जो हैं ये छोटे कॉलेज होंगे तो कम होंगी, बड़े कॉलेजेस होंगे तो ज्यादा होंगी। तो प्रिंसिपल को अपने कॉलेज के तमाम चीजों को एडमिनिस्टर करते हुए और उनकी जो आगे उनका अमला है उसको मैनेज करते हुए, इन तमाम जो हमने आपके सामने चीजें रखी हैं इनको हमें मैनेज भी करना होता है और इन्हें हमें एडमिनिस्टर भी करना। ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या आता है,
टीचर्स हैं, मैनेजर्स हैं और स्टाफ है। इसमें आपका वो स्टाफ भी है जो ऑफिस के अंदर काम करता है, वो स्टाफ भी है जो लाइब्रेरी के अंदर काम करता है, वो स्टाफ भी है जो हमारी लैब्स के अंदर काम करता है। तो ये, और उनके ऊपर जो ऑफिसर्स हैं वो सारे मैनेजर्स हैं जो इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। इवन टीचर्स अगर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो ये भी देखना है कि जो फर्नीचर है वो टूट फूट तो नहीं गया, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद के मुताबिक है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का निजाम सारा है कि नहीं है, पंखे हैं, कोई अगर हीटिंग और कूलिंग सिस्टम क्या है, हमारे मल्टीमीडिया क्लासरूम में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये टीचर्स डिमांड करते हैं और मैनेजर्स इसको मैनेज करते हैं और स्टाफ इनको लुक आफ्टर करता है। तो ह्यूमन कैपिटल में ये जो तीनों आपके लेवल्स हैं, ये तीनों के तीनों, एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर आपके प्रिंसिपल साहब से या वाइस प्रिंसिपल या आपकी कोई बोर्ड है वहां पे तो उससे आता है, लेकिन मैनेज करने के लिए टीचर्स की भी ड्यूटी लगाई जाती है, हमारे जो एडमिन ऑफिसर्स हैं उनकी भी लगाई जाती है और स्टाफ जो है उसकी भी लगाई जाती है। इवन आपके स्टाफ में जो आपके स्वीपर हैं वो 2 दिन ना काम करें तो कॉलेज जो है वो वहां पे पढ़ने के काबिल नहीं रहता, कि क्लासरूम साफ सुथरे ना हो, बरामदे साफ सुथरे ना हो, ग्राउंड्स को सही तरह से ना देखा गया हो। तो ये बहुत कॉमन सी बातें हैं जो आपके इन, आई होप आप सभी इनके बारे में जानते भी हैं और जो लोग इनको एडमिनिस्टर या मैनेज कर रहे हैं वो भी इनके बारे में जानते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक ये था कि कॉलेज कैंपस को मैनेज और एडमिनिस्टर किस तरह किया जाता है, तो मेरे ज़हन में था कि हम पहले इनको लाइन आउट कर लें कि हम क्या क्या करते हैं। The teacher's duty is not only to teach, but they have many other duties and responsibilities. ये मैं भी जानती हूँ बीइंग अ टीचर और आप भी जानते हैं बीइंग अ टीचर कि हमारा सिर्फ ये काम नहीं होता कि क्लास में गए और पढ़ाए और क्लास से निकल के आ गए, हमारी और बहुत सी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबल हो, हम आगे उनको डिस्कस भी करेंगे। आपके स्पोर्ट्स को अरेंज करना, आपके इवेंट्स को अरेंज करना, आपके कॉलेज के अंदर कोई उधर टूर्स जाते हैं तो उनको अरेंज करना, एक्सकर्शन टूर्स हैं या वो स्टडी टूर्स हैं, ये सारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। बहरहाल हो सकता है कि हमारे जो कंटेक्ट्स होते हैं उन पे ये सब कुछ ना लिखा हो, लेकिन मुझे भी पता होता है और आपको भी, हमें ये सारे काम करने हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस टीचर्स अदर ड्यूटीज देन टीचिंग, और उसके बाद हम टीचर्स की ड्यूटीज देखेंगे, फिर ड्यूटीज ऑफ मैनेजर्स देखेंगे, फिर ड्यूटीज ऑफ स्टाफ देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन टीचिंग, टीचिंग तो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जब डिस्कस करेंगे तो हम वहां देखेंगे, जब टाइम टेबल मैनेजमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि टीचिंग जो है वो कहाँ कहाँ पे रोल प्ले करेगी। लेकिन इसके अलावा जो असातिज़ा की ड्यूटीज होती हैं, प्लान करना, एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना, ये अक्सर टीचर्स की ड्यूटी होती है। जो हम अभी फॉर्मुलेशन की बात करेंगे प्रोक्टोरियल की या गाइड्स की, उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो सीनियर मोस्ट असातिज़ा होते हैं वो उस बोर्ड को चेयर कर रहे होते हैं या उसको डिप्टी चेयरमैन होते हैं, और हमारा जो आगे जूनियर हमारा जो हल्का है वो उन डिसीजन मेकिंग्स को आगे अप्लाई कर रहा होता है या उनको डिसेमिनेट कर रहा होता है या उनको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। सो बाज का डिसीजन मेकिंग डे टू डे भी हमारे टीचर्स के पास होती है, उन्हें ये करना होता है। सीनियर्स असातिज़ा को ये एलोकेट किया जाता है या वो एलोकेट करते हैं ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे हमारे जो जूनियर टीचर्स हैं उन तक, या हमारे जो स्टूडेंट की बॉडी है तो उसको भी ये भी उनकी ड्यूटी में शामिल होता है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो जाता है बास पर, यानी हमारे जो स्टाफ है उनके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसको मैनेज करना भी हमारे बास बात सीनियर साथी की ड्यूटी में आता है। चेंज मैनेजमेंट, कोई चेंज आ रही है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी उनमें आता है। फ्यूचर कॉस्टिंग हमारे से हमारे प्रिंसिपल साहब ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लाइब्रेरी में कोई और किताबें रखनी है तो हो सकता है कि आपके प्रिंसिपल आपकी ड्यूटी लगा दें कि आप फ्यूचर कॉस्टिंग करें फॉर द लाइब्रेरी और फॉर द फर्नीचर और फॉर द कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैब में, या इस तरह की बेशुमार चीजें होती हैं जो हमें करनी। और बहुत से वेरिएबल्स होते हैं जो साजा को कंट्रोल करने होते हैं, और उन वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हुए वी हैव टू सी द ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि हमारे पास बड़ी वाइब्रेंट पॉपुलेशन आती है। कॉलेजेस में जब बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे, उनको हैंडल करना और तरह मुश्किल होता है, लेकिन ये जो हमारे पास वाइब्रेंट पॉपुलेशन आती है ना, इसको हैंडल करना भी एक आर्ट होता है। ये भी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। आपकी तमाम को करिकुलर एक्टिविटीज, आपका स्पोर्ट्स डे आ जाता है, आपका फन फेयर आ जाता है, आपकी सोसाइटीज होती हैं, लिटरेरी सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी है, आपका कोई सालाना फन फेयर हो रहा है, आपकी डिबेट्स हो रही हैं, आपकी कोई स्पीच
कंपटीशन हो रहा है, ये सारी चीजें जो है ये को करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं। फिर हमारा स्पोर्ट्स डे होता है, सारा साल भी स्पोर्ट्स चलती रहती है, लेकिन एक वीक हमारा एनुअल स्पोर्ट्स के लिए भी होता है, और ये भी टीचर्स ने ही मैनेज करना है। प्रोजेक्शन ऑफ द कॉलेज, ये हमारे यहाँ पे अक्सर निग्लेक्ट हो जाता है। आपके इदारे की प्रोजेक्शन कम्युनिटी के अंदर, ये भी हमारे असातिज़ा की ड्यूटी होती है, क्योंकि वही तो वो लोग हैं जो प्रेजेंट कर रहे हैं कॉलेज के अंदर जो कुछ हो रहा है, उनकी पर्सनालिटी, उनके रिजल्ट्स, उनका स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप, वो किस तरह से इसको प्रोजेक्ट करते हैं, इस पे भी हम अभी बात करें। देन आजकल मॉडर्नाइजेशन हो रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर इनोवेशंस आ रही हैं बहुत सारी, इनको भी हैंडल करना जो है ये असातिज़ा की ड्यूटी होती है। और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन होती है, ये भी स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करना, या अपने स्टाफ के अंदर या अपने मैनेजर्स के अंदर। और फिर एफिकेसी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं अपने बारे में क्या समझती हूँ, या आप अपने बारे में क्या जानते हैं, या हम किस तरह अपने आप को रेट करते हैं कि हम इन तमाम ड्यूटीज को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से इनको लेके चल सकते हैं। सो पहले तो आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी, दो टीचर्स जो हैं और मैनेजर्स जो हैं और जो स्टाफ है उनके जिम्मे लगी होती हैं उनकी बेस के साथ। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो सारा प्रोसेस है, कॉलेज में कौन लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, अक्सर कॉलेजेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, ये मैं इन स्लाइड से हट के बात कर रही हूँ, अगर आप नोट करना चाहिए, सिप मॉडल जो है ये बड़ा कॉमन है टू एवेल्युएट द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हम एकेडमिक ऑडिट में बात करेंगे। सिप मॉडल ये होता है कि आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर एनालिसिस करना है, या उनको आपने किसी तरीके से भी उनको एवेल्युएट करना है, तो आपको चार चीजें देखनी होती हैं। सिप है, कैपिटल है चारों वर्ड्स, सी है, आई है और डबल पी है। सी इज फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई इज फॉर इनपुट, पी इज फॉर प्रोसेस एंड पी इज फॉर प्रोडक्ट। कॉम्प्रिहेंसिव सा एक कॉन्सेप्ट है जो हम कॉलेज कैंपस को अगर एडमिनिस्टर और मैनेज कर रहे हैं तो हमें उसमें ये देखना होता है कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी हमारी जो इनपुट आ रही है वो कहाँ से आ रही है। हमारे जो साथी हमारे पास पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उनका वो किस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहे हैं, किस कम्युनिटी से आ रहे हैं, किस सोसाइटी से आ रहे हैं। हमारे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो किस सोसाइटी से आते हैं, कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, लोअर लेवल है, अपर लेवल है, मिडिल लेवल है, ये हमें देखना होता है। और उसके साथ हमारा जो स्टाफ मैनेजर्स हैं, हमारे जो मैनेज कर रहे हैं, वो लोग भी उसी कॉन्टेक्स्ट, उसी सोसाइटी, उसी माहौल से आ रहे हैं या कहीं बाहर से आ रहे हैं। और उसके बाद ये सारा आपका कॉन्टेक्स्ट जो है, जो आपका इनपुट है, फिर वो इनपुट आप कॉलेज में जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका वो प्रोसेस है जिससे आप उसको गुजार रहे हैं। और फिर यही प्रोडक्ट जो आप पास आउट करते हैं वहां से, ये दोबारा उसी कॉन्टेक्स्ट में जाती है। तो ये एक सर्कुलर स्फेयर है जिसके अंदर लोग आते हैं इनपुट के तौर पे, एक खास प्रोसेस से गुजारे जाते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट बन के उसी माशरे में वापस चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनपुट को ले रहे हैं ना, कि एडमिशन जो है आपने, हाउ टू प्रमोट एंड इंक्रीज। मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें ये था कि 2023 और 2024 के में जो एडमिशन हुए हैं उनमें फी कॉलेज, जो बड़े कॉलेज है उनमें सिर्फ 500 का इजाफा हुआ। यानी आजकल हमारे कॉलेज जिसके अंदर, जैसे मैंने अभी बात की कि आपने अपने कॉलेज को, तो हमारा आजकल बुनियादी मसला ये है कि हमें एडमिशन्स की तादाद बढ़ानी, बहुत ज्यादा डाउनफॉल में आजकल ये वाला जो प्रोसेस है ये जा रहा है। तो हम कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं कॉलेज कैंपस के अंदर, हम इसे किस तरह मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम योर एलुमनाई एसोसिएशंस। एलुमनाई एसोसिएशंस बनाएं कॉलेज के अंदर, उन एसोसिएशंस की मीटिंग कॉल करें, उनको बताएं कि वो किस तरह लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे दाखला लिया जाए। जो जो आपके, हम आएंगे जब एकेडमिक ऑडिट पे तो हम बात, हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ्स क्या है, कॉलेज कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं।
नंबर 2 पे आएगा टीचर पेरेंट मीटिंग। हमेशा पेरेंट्स के साथ इन टच रहें। आपके कॉलेज में 4 बच्चों के पेरेंट्स जब अगले बच्चों के पेरेंट्स को बताएंगे तो आप प्रमोट भी कर सकते हैं और एडमिशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन से आप फायदा उठा सकते हैं। प्रेस है, जर्नल्स हैं। प्रोजेक्शन आप खुद से कर सकते हैं। जो भी आप जिस तरह भी आप कर सकते हैं, कोई सेमिनार करें। ऐसा भी होता है, आप भी इससे वाकिफ हैं, हमारे बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने इलाके के मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वहां पे जाके सेमिनार्स मुनक्कद करते हैं। वहां पे लोगों से मिलते हैं, बच्चों को इकट्ठा करके बताया जाता है। आपकी जो ऑप्शंस हैं वो दी जाती हैं, आपके कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में। और प्रोजेक्शन जो है वो बाय अदर मीन्स भी की जा सकती है, जैसे यूट्यूब है, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, जैसे आपका फेसबुक है, आपके अपने वेब पेजेस हो सकते हैं। तो ये प्रोजेक्शन जो है ये भी आजकल बहुत जरूरी है इसको हैंडल करना। कंपेन चलाई जा सकती हैं, ये मैंने अभी आपको कमेंट दिया। स्कूल्स के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर जाके सेमिनार कराएं, उन लोगों से मिलें। आ, उसके बाद उनको बताएं कि आप यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज करा रहे हैं जो बाकी इदारे नहीं करवा। एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं। लिंकेजेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लिंकेजेस जो है ये बहुत हेल्प करते हैं आपकी डिफरेंट, जैसे आपकी सिस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ लिंक करें अपने आप को। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको एडमिशन में हेल्प कर सकती हैं। ये तो मैंने बात की हाउ टू प्रमोट एंड हाउ टू इंक्रीज। लेकिन एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको एडमिनिस्टर और मैनेज भी करना पड़ता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है कि आपकी सीट्स कितनी हैं, आपने एडमिशन अनाउंस कब करना है, आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब तक होगी, फिर आप किस प्रोसेस से गुजारेंगे, टेस्ट होगा कि नहीं होगा, और टेस्ट के बाद क्या आप इंटरव्यू भी कॉल करेंगे या टेस्ट की बेस पे और एकेडमिक रिकॉर्ड की बेस पे बच्चों को दाखिल किया जाएगा। आपका क्राइटेरिया क्या होगा दाखिल करने का। उसके बाद फिर कब से आपके एडमिशन जो है वो शुरू होंगे और कब खत्म हो जाएंगे, फी कितनी होगी। ये सारी चीजें एडमिशन का प्रोसेस जो होता है ये भी टीचर्स और मैनेजर्स ही हैंडल कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल से लेके आपके स्टाफ तक। तो ये प्रमोट और इंक्रीज भी आप कर सकते हैं और उस प्रोसेस को आपने मैनेज भी करना होता है कॉलेज कैंपस के अंदर। और किस तरह आप ड्यूटी लगाएंगे, सब टाइम ये भी होता है कि हम बाहर टेबल लगा के एल्यूमिनाई एसोसिएशन को बुला लेते हैं, वो लोगों को गाइड करती हैं, हेल्प करती हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये इसके अंदर हम इनको एडमिशन के लिए बेस बनाते हैं। उसके बाद हमारी लाइब्रेरी है, ये भी एक रिसोर्स है जो आपके कॉलेज के अंदर होती है। कितनी डेवलप्ड है, बुक्स की तादाद कितनी है, आपके जो लाइब्रेरियन हैं वो ट्रेंड हैं या नहीं है, उनके साथ कितना हेल्प के लिए अमला है वहां पे। क्या गोइंग डिजिटली एक्सेस है आपकी लाइब्रेरी तक, बच्चों को पता है इस चीज का। आपकी लाइब्रेरी में बुलेटिन बोर्ड है या नहीं है, नोटिफिकेशंस क्या लगाई जाती हैं बोर्ड्स के ऊपर, रिसर्च वर्क कितना होता है और उसको किस तरह वहां पे डिस्प्ले किया जाता है। क्या टीचर्स जो हैं वो रीडिंग असाइनमेंट्स देते हैं बच्चों को या नहीं देते हैं, और क्या स्टाफ लाइब्रेरी का ट्रेंड है या नहीं, और इसके अलावा उसका उसका फर्नीचर, उसकी कूलिंग, उसकी हीटिंग, वहां पे जितनी भी शेल्फ्स लगी हुई हैं, आपका सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह का है। ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत रोल प्ले करती हैं। और जब हम टाइम टेबल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम उसमें ये भी देखेंगे क्या लाइब्रेरी का कोई पीरियड भी रखा जाता है। क्योंकि अक्सर हम जब जाते हैं कभी तो बच्चे ये कहते हैं कि जी हमारी लाइब्रेरी 5 बजे बंद हो जाती है और हमारा कॉलेज भी 5 बजे बंद हो जाता है, तो हमें तो दरमियान में टाइम ही नहीं मिलता लाइब्रेरी में जाने का। क्या वहां पे वाईफाई अवेलेबल है, क्या बच्चों को जो ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां तक उनको नहीं पहुंचना चाहिए क्या उनको ब्लॉक किया गया है, और वो जहां तक उनको जाना चाहिए क्या उनकी एक्सेस में वो दी गई हैं। ये भी आपकी ड्यूटीज में शामिल है, या का कॉलेज कैंपस को मैनेज करने में ये भी शामिल है। देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है आपका। बड़ी सिंपली मैं इन चीजों को आपके साथ शेयर करूंगी। हाउ टू टीच फॉर टीचर्स एंड हाउ टू लर्न फॉर स्टूडेंट्स। अब ये मैंने आगे लिखा है टीचिंग लर्निंग इन द क्लासरूम, तो ये आप इस बात को जहन में रखिएगा कि टीचिंग लर्निंग इन द क्लासरूम इज अ सब सेक्टर। इसके अलावा भी टीचिंग या लर्निंग जो है ये सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती।
ये लाइब्रेरी में भी होती है, ये बरामदों में भी होती है, ये कैफेटेरिया में भी होती है, ये कॉमन रूम्स में भी होती है, प्ले ग्राउंड्स में भी होती है। सो हमने क्या टीच करना है, कैसे करना है, और बच्चों ने उसको सीखना कैसे है, ये भी हमें एडमिनिस्टर भी करना है और मैनेज करना है। और ये आपकी जब भी टीचर्स की फैकल्टी मीटिंग्स होती हैं उसमें ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए कि क्लासरूम के आपके क्या मसाइल हैं, प्ले रूम्स के आपके प्ले ग्राउंड के क्या मसाइल हैं, आपके कैफेटेरिया में क्या मसला होता है, कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट एकदम से शुरू हो जाते हैं, आपने उनको किस तरह से हैंडल करना है। सो टीचिंग लर्निंग जो है ये देखने को तो है क्लासरूम में आपके क्या वाईफाई की सहूलत अवेलेबल है, वेंटिलेटेड है, जितने बच्चे हैं उतनी चेयर्स हैं कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे कुछ पीछे खड़े रहते हैं, या हम आपके टूटा फूटा फर्नीचर है उसको ठीक तरह रखा गया कि नहीं रखा गया, आपकी क्लासरूम में कितना शोर बाहर से आता है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में आती है। उसके बाद जो मैं अभी बात आपसे कर रही हूँ कि वाईफाई है कि नहीं है अवेलेबल, आपके वहां पे मल्टीमीडिया अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारी मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन में आती है। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आके टीचर्स अपना यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, उस पे अपने लेक्चर्स को अपलोड करते हैं कि आपके वेब पेजेस हैं जिन पे स्टूडेंट की एक्सेस होनी चाहिए। सो ये वो चीजें हैं कि जिनमें आपकी उस तरह की मेहनत दरकार नहीं होती है जिसको आप कहते हैं कि आपने भाग दौड़ करनी है या पैसा लगाना है, इसके लिए आपको ट्रेंड होना जो है वो आपका जरूरी होता है। तो आपने इन चीजों को बहुत जहन में रखना है कि टीचिंग लर्निंग इज नॉट जस्ट टीचिंग लर्निंग इन द क्लास। टीचिंग लर्निंग एक बहुत वसी मायनों में, बच्चे खेल खेल में भी सीखते हैं, बच्चे पढ़ते हुए भी सीखते, लड़ते हुए भी सीखते हैं। और ये बच्चे जो हैं ये छोटे बच्चे नहीं हैं, ये माशाल्लाह ग्रोन अप हैं, और जिस एज में हैं वहां पे वो बहुत सी चीजों को समझते भी हैं और बहुत सी चीजों को समझ के इग्नोर भी करते हैं। सो द टीचर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। खास तौर पे मैं जब बात करती हूँ तो आपको ये भी देखना होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, या जो हमने पीछे भी बात की है लड़के, हमारे यहाँ पे गर्ल्स का कॉलेज है या बॉयज का कॉलेज है या को एजुकेशन, तीनों के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होंगी। जहाँ पे को एजुकेशन होगी वहां पे आपको बहुत से मामलों में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बीइंग अ मेल टीचर और बीइंग अ फीमेल टीचर। क्लासरूम में सिटिंग के अरेंजमेंट करते हुए आपको बहुत सी चीजों का ख्याल रखना, कॉलेज के स्टाफ सॉरी प्लेग्राउंड के रूल्स बनाते हुए या इवेंट्स के जो हमारे हॉल्स हैं उनके रूल्स बनाते हुए भी हमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ेगा। जो शायद सिंपल गर्ल्स कॉलेज हो या सिंपल बॉयज कॉलेज हो तो वहां पे हमें इन चीजों की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। देन द नेक्स्ट जिसको हमें मैनेज करने की जरूरत होती है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी लर्निंग टीचिंग के बाद ये चीज आती है कि आपके क्या कॉलेज में ये डिपार्टमेंट या ये सेक्शन है जहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जाती है, किसके अंडर है, कितने टीचर्स इसके मेंबर हैं, और वो किस किस मौके पे किस किस टीचर को के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसमें हम जब गाइडेंस एंड काउंसलिंग का होता है तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता जैसे हमारे यहाँ पे एक जन है कि जी आपने कैरियर काउंसलिंग करनी है। कुछ चीजें मैंने यहाँ लिखी है, टू एड्रेस द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। कॉलेज बहुत बड़ा है तो डिफरेंट किस्म के इश्यूज और प्रॉब्लम्स होंगी, कॉलेज बहुत छोटा है तो उसमें और तरह के इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स होंगी, गर्ल्स का कॉलेज है तो और तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, बॉयज का है तो और तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर आप को एजुकेशन वाले कॉलेज में है तो उसकी और तरह के मसाइल होंगे। इनकी बहुत डिटेल में जाया जा सकता है लेकिन टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं सिर्फ हेडिंग्स को एड्रेस कर रही हूँ कि आपने इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो है ये भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के शोबे में ही है। और इसमें सिर्फ जैसे हम आगे बात करेंगे अभी प्रॉक्टर्स के रूल्स थी, गाइडेंस काउंसलिंग सिर्फ टीचर का जिम्मा नहीं होता, आप जो प्रॉक्टर्स हैं उनको भी मिलके पूछ सकते हैं कि बच्चों के क्या इश्यूज हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और वो आपके साथ बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं। टू एड्रेस साइको इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हर एज की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीइंग अ ग्रोन अप समटाइम ये भी होता है कि आप अगर कॉलेज में हैं तो टीचर्स को आप देखेंगे एज अ प्रिंसिपल तो आप देखेंगे बात जगह पे जो हमारे बैचलर की क्लासेस हैं, बीएस की क्लासेस, उनमें बात पर टीचर और स्टूडेंट की एज में बहुत कम डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपके जो सीनियर टीचर्स हैं और जो प्रिंसिपल है उनका बहुत मेजर रोल होता है कि साइको इमोशनल प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट की उनको किस तरह कैचर किया जाए।
फ्यूचर मैनेजमेंट आपने करनी होती है आहिस्ता आहिस्ता, हर साल ही आपने फ्यूचर मैनेजमेंट करनी है। इसकी हम डिटेल लेंगे जब हम आएंगे उसमें आपके एकेडमिक ऑडिट के पार्ट। तो वहां हम इसको इस पे गौर करेंगे कि हम इसको किस तरीके से लेके चलेंगे, या ये जो आपका फ्यूचर मैनेजमेंट है या इसमें हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं, ये सारा कुछ ऊपर से ही बन के आता है। देन सब्जेक्ट सिलेक्शन में ये भी आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पार्ट है कि सब्जेक्ट की सिलेक्शन में बच्चों को देखा जाए कि उनका क्या एप्टीट्यूड है, उनका क्या एटीट्यूड है, उसके मुताबिक उनको गाइड किया जाए और वो उसको देखें। सो आप यहाँ पे ये देखिए कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में साइंस के लेने हैं, आर्ट्स के लेने हैं, कॉमर्स में जाना है। हमारे यहाँ पे हम अक्सर सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हुए एक हमारा खास एक कॉन्सेप्ट है, आई होप आप मेरे से एग्री करेंगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमारे यहाँ पे जो टॉपर्स होते हैं वो अक्सर साइंस सब्जेक्ट्स में जाते हैं। जो लोअर साइड पे होते हैं और जो मिडल मिडल में होते हैं वो कॉमर्स साइड पे चले जाते हैं, और अक्सर हम कहते हैं जी आर्ट्स वाले जो हैं वो लोअर साइड पे इनको इधर आना चाहिए। हालांकि ये जरूरी नहीं है। पास बच्चों का एप्टीट्यूड होता है, वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनर बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं। आपको पता लग सकता है कॉलेज के लेवल पे कि उन लोगों का सब्जेक्ट सिलेक्शन में कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कैरियर काउंसलिंग भी इसका एक पार्ट होता है, और वो भी हम बच्चों को यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जरिए उनको बता सकते हैं कि कौन सा कैरियर जो है वो उनके लिए बेहतर है और किसमें आपके जॉब के चांसेस ज्यादा है। नाउ वी कम टू द सब टॉपिक्स। मैंने इस तरह ही लेके चली हूँ कि आपकी बिल्डिंग जो है फिजिकल है, ह्यूमन है, वो लोग क्या काम कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा उस पे आते हैं जो मुझे सब टॉपिक्स भेजे गए थे, कि उनके ऊपर आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगी। ड्यूटीज ऑफ डे ऑफिसर्स। अब डे ऑफिसर्स क्या होते हैं, जो मैं समझी हूँ इससे वो यही है कि आपके कॉलेज में आपके जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपके टीचर्स की डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ मुख्तलिफ ड्यूटीज जो है उनको लगाई जाती हैं। सो ये ड्यूटीज क्या होती है, मैंने थोड़ा इनको नंबर आउट करने की कोशिश की है। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, क्लासरूम में, बरामदों में, प्लेग्राउंड में। आपको भी पता है हम लोग ड्यूटीज लगाते हैं अपने टीचर्स की, जरूर उनके अंडर बहुत से स्टाफ के लोग भी होते हैं, लेकिन मेजर वही इसको हैंडल कर रहे होते हैं। फिर डे ऑफिसर जो है उसके लिए सिक्योरिटी अफेयर्स जो है वो भी एक चैलेंज होता है कि हमने देखना है कि आप जानते हैं आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो सिक्योरिटी अफेयर्स बहुत ज्यादा हद तक खतरनाक हो रहे हैं, या थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहे हैं, अगर हम खतरनाक ना कहें इसको तो। देन क्लीनलीनेस चेक भी ड्यूटीज ऑफ डे ऑफिसर्स में आता है। मैंने कुछ कॉलेज में जाके जब हमने डिस्कस किया इस चीज को, तो मैंने ये चीजें सारी कलेक्ट की हैं वहां से। टू असिस्ट एंड कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल। जो आपके डे ऑफिसर्स होते हैं ये भी उनकी ड्यूटी में शामिल होता है, उन्होंने प्रिंसिपल को असिस्ट भी करना होता है और उनको कोऑर्डिनेट भी करना होता है। यूनिफॉर्म चेकिंग डे ऑफिसर्स के पास होती है। कैफेटेरिया चेकिंग, क्लीनलीनेस का यहाँ भी है, खाना पीना हाइजेनिक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशंस है या नहीं है, प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल, सीटिंग कैसी है, ये सारी चीजें क्या जाहिर है ये यहाँ भी कोई ना कोई डे ऑफिसर होता है जिसकी ड्यूटीज होती हैं। देन प्ले ग्राउंड चेकिंग है आपकी, कि कहाँ पे, जैसे हमने अक्सर देखा होता है कि आप प्ले ग्राउंड जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बच्चे, यानी वहां से गुजर रहे हैं जहाँ पे घास नहीं फिर उगती है, या फूल लगाते हैं, या वहां पे आपने कोई प्ले ग्राउंड में मुख्तलिफ जैसे पिच बनाई हुई हैं उनके बारे में। द एडमन ब्लॉक एंड एकेडमिक ब्लॉक चेकिंग, ये जो दोनों ब्लॉक्स होते हैं इनकी भी चेकिंग होती है, क्लीनलीनेस के लिए भी होती है। जो इनकी नीड्स हैं फर्नीचर की, लाइटिंग की, कूलिंग, हीटिंग की, इन सब पे भी एडमिन ब्लॉक में भी और एकेडमिक ब्लॉक में भी, क्लासरूम्स के अंदर फर्नीचर पूरा है या नहीं है, जो चीजें चाहिए वहां पे मौजूद हैं कि नहीं है, व्हाइट बोर्ड कैसे हैं। और अगर आपका कॉलेज बहुत रिसोर्स्ड है, उसके पास रिसोर्सेज हैं और आपने मल्टीमीडिया भी लगाए हुए हैं और आपने वहां पे वाईफाई की एक्सेस दी हुई थी, उनका भी चेक रखना भी जाहिर है उसमें आता है। और एडमिन ब्लॉक में तो आजकल चूंकि कंप्यूटर ऑफिस में बहुत होते हैं तो वाईफाई का चेक तो वहां भी रखना पड़ता है कि वो एसेसिबल है या नहीं। देन टाइम टेबल, हम अभी बात करेंगे टाइम टेबल बनाने की। तो इसमें आपने ये देखना है कि टाइम टेबल एप्लीकेशन हो रही है कि नहीं। टाइम टेबल तो बना लेंगे जो आपके सीनियर्स होंगे बैठ के, उस पर भी हम अभी आते हैं, वो भी हमारा एक मेजर टॉपिक है।
लेकिन वो टाइम टेबल क्या एप्लीकेबल है या अप्लाई हो रहा है, क्लासेस टाइम पे हो रही हैं, क्लासेस टाइम पे खत्म हो रही हैं, हफ्ते में जितनी क्लासेस थी वो कोर्स पूरा किया गया या नहीं किया गया, ये भी आपकी डे ऑफिसर्स की ड्यूटीज में आना चाहिए। देन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द आपके जो कोलीग्स हैं उनके दरमियान, बाज बात ऐसा होता है कि हमारे जूनियर में कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो प्रिंसिपल साहब का ये ख्याल होता है, प्रिंसिपल साहबा का या साहब का, कि हमारे ये जो टीचर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने में माहिर हैं, तो उनकी ये ड्यूटी लगा दी जाती है। स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्लिक्ट हुआ है या टीचर्स के अंदर या स्टाफ के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर, तो रिजॉल्व करने के लिए भी उनकी ड्यूटीज लगाई जाती है। देन अगर आपका कॉलेज बहुत बड़ा है और वो ट्रांसपोर्टेशन भी स्टूडेंट को फ्राहम करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन अफेयर्स भी ड्यूटीज ऑफ डे ऑफिसर्स में आते हैं। Then these duties are distributed day wise, weekly or monthly. It depends upon the decision of the principal कि वो किस तरह से डे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाएंगे। क्या सिक्योरिटी चेक एक के पास होगा, क्लीनलीनेस एक के पास होगी, या यूनिफॉर्म चेकिंग है, या कैफेटेरिया की है, प्ले ग्राउंड है, या एक एक टीचर को दिया जाएगा, या एक आप बोर्ड बना देंगे जिसके अंदर आपके सीनियर्स जो हैं वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी वगैरह, और वो डे वाइज, वीकली और मंथली लोगों की ड्यूटीज लगाएंगे, और फिर वो आंसरेबल भी होंगे, उनसे पूछा भी जाएगा, ये नहीं कि ड्यूटी लगाई और उसके बाद वो भूल गए। सेकंड आपका जो सब टॉपिक था वो था फॉर्मुलेशन ऑफ कॉलेज सीनियर गाइड, रोल ऑफ कॉलेज सीनियर गाइड्स। अब सीनियर गाइड्स या गाइड्स जो भी आपके हैं, इनमें आपका गर्ल गाइड और बॉय स्काउट भी आते हैं, और ये वो बच्चे भी होते हैं कि जिनको जो असिस्ट करते हैं डे ऑफिसर्स को और प्रॉक्टर्स में हम भी आते हैं। गाइड द विजिटर्स आप इनकी ड्यूटी लगा देते हैं, जैसे हमारा कोई आपका एडमिशन हो रहा है तो कुछ बच्चों की ड्यूटी लगाई हुई है कि उन्होंने विजिटर्स को गाइड करना है कि कौन से कमरे में जाएं, कहाँ पे जाएं। हमारा कोई फंक्शन है, वहां पे मेहमान आ रहे हैं, उनको गाइड करना है, तो इनको ट्रेन किया जाता है, और ये वो गर्ल गाइड ये स्टूडेंट्स होते हैं सारे, और इनका फॉर्मुलेशन भी की जाती है ऐसे एक सीनियर गाइड की, और उसका रोल जो होता है उसको हमने वहां पे मखसूस करना होता है। और डिसेमिनेशन ऑफ ऑर्डर्स रिसीव, उनको जो टीचर से जो हमारी फॉर्मुलेशन हुई होती है बोर्ड की, वहां से जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं वो उनको डिसेमिनेट करते हैं। जैसे आप हमने कहा कि आपका कोई टीचर है जिनकी ड्यूटी लगी है यूनिफॉर्म चेक करने में, तो हो सकता है कि आपकी जो गर्ल गाइड्स हैं या बॉय स्काउट्स हैं या प्रॉक्टर के अलावा उनको भी ये ड्यूटी दे दी जाए कि वो इन ऑर्डर्स को डिसेमिनेट करें, सिक्योरिटी चेक को देखें, आपके साथ साथ आपको वो हेल्प करते हैं, वो आपकी एक वेल्थ है, आपके पास एक स्ट्रेंथ है आपकी, जो आपके साथ काम कर रही होती है। जब भी आप फॉर्मुलेट करते हैं कॉलेज सीनियर गाइड्स को, उनका रोल जो मैंने पीछे बताया वो होता है, तो आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए। चार चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उस्ताद की बात तो हर बच्चा मानता है, डरता भी है, रिस्पेक्ट भी करता है, लेकिन जब उनके क्लास फेलोज जो होते हैं उनको ऐसी कोई ड्यूटीज दी जाती हैं, तो वहां पे थोड़ा सा मसला आता है। तो हम जब इनको सिलेक्शन करते हैं तो ये चार चीजें देखनी बहुत जरूरी होती हैं। सब तो पहले कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, वेल मैनर्ड, गुफ्तार उसकी बहुत खूबसूरत हो, लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छा हो, कन्विंस कर सकता हो, बात अच्छी तरीके से वो बच्चा और बच्ची कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी क्लास में ऐसे लोग आपको मिलते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है। देन लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं जो लीड कर सकते हैं, उनके अंदर ऐसा करिश्मा होता है कि दूसरे क्लास फेलोज उनको फॉलो करते हैं। देन गुड इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको पता है आजकल तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये बड़ा एक हॉट टॉपिक है, तो इनमें बहुत अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अपने गुस्से पे, अपने इन चीजों पे काबू पाना है, अपने लहजे को अच्छा रखना है, अगले को कन्विंस करना है। और इंटेग्रिटी, आपके हल्के में जिस क्लासरूम में वो पढ़ते हैं वहां पे उनकी एक उनकी पर्सनालिटी का एक इमेज हो, इंटेग्रिटी के लोग उनकी बात सुनते हो, या बाकी स्टूडेंट्स जो है वो उनसे इम्प्रेस हो। तो मैं मुझे ये चार चीजें जो है, मैं तो जब कभी हम कॉलेज में करते थे सेलेक्ट, तो मैं इन चीजों को जरूर देखती थी कि बहुत अच्छी तरह बात करते हो, लीडरशिप उनके अंदर क्वालिटीज हो, इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रांग हो उनकी, और इंटेग्रिटी हो उनको, लोग उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं।
ये आपका थर्ड था जो सब टॉपिक था, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोक्टोरियल बोर्ड एंड रोल ऑफ अ प्रॉक्टर। प्रोक्टोरियल बोर्ड जो है, ये हमारे यहाँ पे अक्सर हम ये बात करते हैं कि प्रॉक्टर है, ये क्लास का ये बच्चा जो है प्रॉक्टर है, लेकिन प्रोक्टोरियल बोर्ड की जब फॉर्मुलेशन करते हैं तो इसकी प्रॉपर फॉर्मुलेशन होती है, जिसमें चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, या चेयरपर्सन आप कह लें, डिप्टी चेयरपर्सन है और सेक्रेटरी है, ये तो होने चाहिए। सो चेयरमैन जो है या चेयरपर्सन जो है वो सीनियर टीचर कोई ना कोई होगा जिसकी प्रिंसिपल साहब तैनाती करेंगे। डिप्टी चेयरमैन जो है वो थोड़ा इनसे कम सीनियर हो, और सेक्रेटरी जो है इनमें से हमारे जो जूनियर स्टाफ है उसमें से कोई भी लगाया जा सकता है। तो ये तीन बंदों का, और उसका जो अगली फॉर्मुलेशन में आता है वो होता है स्टूडेंट टीम, इंचार्ज स्टूडेंट बॉडी, जो इनके साथ मिलकर काम करती है। वो आप डिपार्टमेंट वाइज बना सकते हैं, क्लास वाइज बना सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज बना सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रिंसिपल एंड द, ये जो आपके तीन लोग हैं इनकी राय में आपने इसको किस तरह, स्टूडेंट बॉडी को किस तरह आपने सिलेक्ट करना है, ये आप बैठ के तय कर सकते हैं। डिसेमिनेट ऑर्डर ऑफ द डे बाय द प्रिंसिपल, इनका काम ये होता है प्रॉक्टर्स का कि प्रिंसिपल का जो डे बाय डे ऑर्डर्स आते हैं उनको डिसेमिनेट किया जाए। मैनेज एंड कंडक्ट फंक्शंस, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, यानी जो भी कॉलेज में फंक्शंस हो रहे हैं, वो स्पोर्ट्स हो रही हैं, कोई आप यौम आज़ादी मना रहे हैं, आप कोई ईद मिलन पार्टी आपने की है, कोई फन फेयर किया है, कोई आपने फंक्शंस किए हैं, डिबेट का कोई मुकाबला हो रहा है, स्पीच का मुकाबला हो रहा है हमारे, तो वो सारा जो है मैनेज और कंडक्ट यही प्रॉक्टर्स करते हैं, जो आपकी इंचार्ज स्टूडेंट बॉडी होती है। और इनको लुक आफ्टर जो है वो आपकी टीम कर रही होती है, जिसमें चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन और सेक्रेटरी जो है वो शामिल है। ये नहीं होता कि आपका फंक्शन हुआ है और आपने उस वक्त 4-5 लोगों को सिलेक्ट किया और उनको ड्यूटी पे लगा दिया। ये आपकी प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए आपके कॉलेज के अंदर, जिसको मैनेज किया जाए और देखा जाए। देन रिपोर्ट टू द प्रोक्टोरियल बोर्ड अबाउट इनडिसिप्लिन हर्डल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। तो ये इनकी ये भी ड्यूटी होती है कि कॉलेज के अंदर कोई भी इनडिसिप्लिन हुआ है, कोई हर्डल आई है स्मूथ फंक्शनिंग में, तो इसकी रिपोर्ट बना के प्रोक्टोरियल बोर्ड को दी जाए, और वो प्रोक्टोरियल बोर्ड उसको रिपोर्ट को आगे प्रिंसिपल की खिदमत में पेश करे कि जी ये मसाइल आ रहे हैं, और फिर सर जोड़ के बैठेंगे इन मसाइल को हल कैसे किया जा सकता है। देन वी कम टू द टाइम टेबल मैनेजमेंट। ये तो आपके थी फॉर्मुलेशन, सीनियर गाइड हैं और बॉडीज हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया। टाइम टेबल है क्या? अब देखिए आप कॉलेज में हैं, आपके आई इंटर के भी क्लासेस होती होंगी और बीएस की भी आजकल क्लासेस हो रही हैं, जो छोटे कॉलेज हैं उनमें भी इंशाल्लाह प्लान यही है। तो हमें लग रहा है कि कुछ साल, 6 महीने, साल के अंदर बीएस के प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू हो जाएं। एक तो चीज आपने ये ज़हन में रखनी होती है कि आपकी कितने सब्जेक्ट्स आप, कितनी डिग्रीज आप ऑफर कर रहे हैं, कितने प्रोग्राम्स आप ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज और भी होती है जिसको हम कहते हैं कि आपके जो टीचर्स हैं उनकी डेजिग्नेशन क्या है। क्योंकि आपके पास हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से भी, आपके कॉलेज की तरफ से भी आपके जो काम होते हैं, यानी आप अगर लेक्चर हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, फुल प्रोफेसर हैं, आपका लोड जो है वो मुख्तस होता है। तो आपको पता होता है कि टाइम टेबल बनाते हुए कि लेक्चर को आपने कितना लोड देना, कितनी क्लासेस देनी है, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर को कितनी क्लासेस देनी है, आपने एसोसिएट प्रोफेसर को कितनी देनी है, और आपने प्रोफेसर को कितनी। ये दो चीजें आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है, कि उनकी डेजिग्नेशन क्या है और उनका लोड क्या है। सो टाइम टेबल इज द डिटेल्ड प्लान शोइंग द शेड्यूल ऑफ टाइम अलॉटमेंट टू वेरियस सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। तो असल में हम क्या क्या करते हैं, हम बनाते एक हफ्ते का और वो पूरे सेमेस्टर में रिपीट होता है, हर हफ्ते वही क्लासेस हो रही होती है। So usually it is prepared for a week to be repeated, and it is necessary for proper management of the affairs of college. Through this, the principal knows the work of every class and every teacher. जब ये प्रिंसिपल की टेबल पे जाता है बना हुआ, जिसको हम कहते हैं हमारा मास्टर प्लान है, तो उनको पता होता है कितनी क्लासेस हो रही हैं, किस प्रोग्राम हो रही है, किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी हो रही हैं, और हर टीचर के पास कितनी क्लासेस है। So it prevents duplicating and overlapping. It assures the right allocation of time for different subjects and activities by giving proper weightage to the needs and proper distribution of work among students, and develop habits of orderliness, steadiness, regularity,
एंड अलर्टनेस अमंग pupils एंड टीचर्स। ये तो हमारे टाइम टेबल मैनेज करने की जरूरत है, जिसके तहत हम टाइम टेबल को बनाते हैं। टाइम टेबल मैनेजमेंट में हमें क्या क्या करना होता है? सबसे पहले तो हमारे पास ये नोट जो भी बना रहे हैं, टाइम ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द कॉलेज डे, टाइम ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ ईच पीरियड, नेम ऑफ द टीचर, सब्जेक्ट, क्लासरूम एंड रिसेस पीरियड्स। और ये देखें, हमारा टीचर्स का लेदर टाइम टेबल बनता है, सब्जेक्ट का ज्यादा बनता है। मेरा ख्याल है ये आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिनको भी एक्सपीरियंस हुआ है, जो प्रिंसिपल है उनको तो खास तौर पे इन चीजों का पता। तो आप देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइम टेबल 3 तरह की हैं। क्लास टाइम टेबल है, टीचर टाइम टेबल है और मास्टर टाइम। और इसमें बाज़ अगर आपके पास प्रोग्राम ज्यादा हैं, आपके पास स्पेशलाइजेशन ज्यादा हैं, जैसे आप बीएस में आ रहा है या बीएस ऑनर्स में आ रहा है, तो आपने मास्टर टाइम टेबल अपने साथ, पहले आपने एक क्लास टाइम टेबल बनाना है, फिर टीचर टाइम टेबल बनाना है, फिर सब्जेक्ट वाइज, स्पेशलाइजेशन वाइज, कब कब आपने किस चीज को वो है सेमेस्टर, उसमें क्या सीक्वेंस होगा सब्जेक्ट को ऑफर करने का, उसको भी हमने मद्देनजर रखना है। और इसमें एक चीज वो भी होती है जिसको आपने अक्सर, यहाँ चूंकि टाइम टेबल का नाम दिया हुआ था, लेकिन मैं आपसे वैसे, जिसको हम कहते हैं ईयरली कैलेंडर। पहला सेमेस्टर कब से कब तक होगा, ब्रेक कितनी होगी, रिजल्ट कब, इम्तिहान कब लिया जाएगा, ये भी टाइम टेबल की ही एक शक्ल होती है। इम्तिहान कब लिया जाएगा, रिजल्ट की डेडलाइन क्या है, रिजल्ट कब अनाउंस किया जाएगा, अगला सेमेस्टर कब शुरू होगा, दरमियान में जो छुट्टियां आ रही हैं, मुहर्रम की आ रही हैं, ईद उल अजहा की आ रही हैं, ईद उल फितर की आ रही हैं, और हमारे 14 अगस्त की आ रही हैं, 9 नवंबर की आ रही है, 25 ये, और हमारी समर वेकेशंस, हमारी जो विंटर वेकेशंस, हमारी स्प्रिंग वेकेशंस, ये ईयरली कैलेंडर भी इस टाइम टेबल का हिस्सा होना चाहिए और इनको डिस्प्ले किया जाना चाहिए। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है, ये टाइम टेबल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंस एंड डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट्स। आपने देखा, जब हम कभी स्कूल्स में जब हमने देखते हैं तो हम अक्सर कहते हैं जी इंग्लिश और मैथ के जो क्लास है ना, वो सुबह रखी जाए, क्योंकि उस वक्त बच्चों को फ्रेश होना चाहिए, और जो आसान सी हैं जैसे इस्लामियात है, ये बाद में रखी जाए। इंपॉर्टेंस है, डिफिकल्टी लेवल है या वैल्यू है सब्जेक्ट्स की। फ्री टाइम बहुत जरूरी है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, और प्ले और रिक्रिएशंस भी बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस से मुराद यही है कि सब्जेक्ट्स को जस्टिस दिया जाए, टीचर्स को जस्टिस दिया जाए, स्टूडेंट्स को जस्टिस दिया जाए। उसमें आपकी सब्जेक्ट का ये कि डिफिकल्टी वैल्यू देखें, उसकी इंपॉर्टेंस देखें। टीचर और स्टूडेंट को फ्री टाइम भी चाहिए, आप सुबह से लेकर शाम तक उनको बिठा नहीं सकते, और प्ले और रिक्रिएशन हर एक का राइट। सो टाइम टेबल मैनेज करते हुए मैं यहाँ ये बात नहीं करूंगी कि आपने किस तरह वो पेपर रखना है और उसमें कैसे खाने बनाने हैं और उनको किस तरह से उन पे काम करना है। ये एक जनरल आउटलाइन है। अदरवाइज आई नो कि आप लोग बनाते रहते हैं, माशाल्लाह बहुत नॉलेजफुल है इसके बारे में। ये तो वो चीजें थी जो मैंने पहले आपको, कुछ तो सब टॉपिक्स थे, कुछ आपके टॉपिक्स थे। एकेडमिक ऑडिट जो था वो एंड पे रखा गया। हालांकि मेरे ख्याल में ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस हिसाब से है, अब मैं आपके चूंकि माइक ऑन नहीं है, लेकिन जब हम आपस में डिस्कशन करेंगे तो शायद उस वक्त मैं ये बात कर सकूं। हमारे यहाँ पे ज्यादातर मैं और आप सिर्फ एक ऑडिट के बारे में जानते हैं, दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट। और जो हर साल हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होता है, और मैंने जितने भी आपके लेक्चर दिए हैं उनमें अक्सर मुझे ये भी कमेंट्स मिले हैं कि जी कोई ऑडिट नहीं होता। आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन बाहर सो एकेडमिक ऑडिट जो है वो, फाइनेंशियल ऑडिट जो है, ये एकेडमिक ऑडिट का एक छोटा सा पार्ट है। और एकेडमिक ऑडिट हमेशा लिखा जाता है, लेकिन आप मेरे बच्चों के बराबर हैं माशाल्लाह सारे। आप ये देखेंगे कि एकेडमिक ऑडिट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट के बगैर कुछ नहीं है। इसलिए हम इसको एकेडमिक ऑडिट कहते हैं, डबल ए। लेकिन मैं जब भी अपने स्टूडेंट से, अपने कोलीग से, अपने साथियों से इसको शेयर करती हूँ, मैं इसको हमेशा ट्रिपल ए कहती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक ऑडिट। ये पीछे हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की सारी चीजें मैं बातें आपसे करके आई, मैं भी इनको इनमें फिट इन करती हूँ। An academic audit is a systematic review and assessment of an educational institution's academic programs, processes,
and resources to ensure compliance with standards, quality and alignment with institutional goals. रिव्यू है, सिस्टमैटिक असेसमेंट है, किस चीज की? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के किस पार्ट की? एकेडमिक प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेस। रिसोर्सेज में आपका फाइनेंशियल ऑडिट आता है। तो हम ये क्यों करते हैं? इंश्योर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स जो हमने तय किए हैं, क्वालिटी जो है हमारे टीचिंग लर्निंग और हमारे इंस्टीट्यूट्स की, एंड अलाइनमेंट विद इंस्टीट्यूशनल गोल्स. So in other words, it is a framework for evaluating institutional performance. I hope आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इसका ब्रॉड स्कोप क्या होता है? अब देखिए, इसमें अभी सारा कुछ फिट इन हो जाएगा जो हमने पिछले काफी सारी स्लाइड्स मैंने और आपने डिस्कस किए हैं या शेयर किए हैं एक दूसरे से। इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस एंड लीडरशिप चेक हमने ये करना है कि हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे लीडर्स, हमारे जो गवर्न कर रहे हैं कितने इफेक्टिव हैं। ये एकेडमिक ऑडिट के जरिए हम चेक करते हैं। रिव्यूइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स, assessing faculty and staff, वैल्यूएशन स्टूडेंट सर्विसेज। आप देखिए ये सब जो हमने पीछे कहा है ना, प्रोक्टोरियल और गाइड्स और डे ऑफिसर्स और उसके बाद फैकल्टी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड गाइडिंग एंड काउंसलिंग एंड स्टाफ, ये सारा इसके अंदर आ रहा है। टेक्निकल एनालाइजिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जैसे मैंने अभी बात की थी कि हमने टाइम टेबल में देखना होता है कि कब रिजल्ट इम्तिहान लेना है, कब रिजल्ट अनाउंस करना है, और जाहिर है कि वो सारा कुछ आप उसको प्रॉपरली ब्लैक एंड व्हाइट में डाउन करते हैं, जॉट डाउन करिए। रिसोर्स एलोकेशन, ये जो अभी हमने फिजिकल जितनी भी चीजें देखी हैं कॉलेज कैंपस में, ये रिसोर्स एलोकेशन है। कहाँ कितना फर्नीचर चाहिए, कहाँ कितने कंप्यूटर होने चाहिए, लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए, क्लासरूम्स में क्या होना चाहिए, ऑफिसर्स के कमरों में क्या होना चाहिए, आपके स्टाफ रूम में क्या होना चाहिए, क्या टीचर्स को अलग कमरे मिले हुए हैं नहीं, प्रिंसिपल के ऑफिस को कितना अच्छा बनाया गया है, उसमें उनको कितनी फैसिलिटीज दी गई हैं, ये सारा रिसोर्स एलोकेशन में आता है। दिस इज एकेडमिक ऑडिट। कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, जो आपके रूल्स बनते हैं। अभी हमने देखा है कि आपका सिक्योरिटी चेक है, आपका कैफेटेरिया चेक है, आपकी मॉस्क है, वहां पे आपका पीछे मैंने अगर आपको देखा तो हमने ये भी देखा था कि आपके ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है कि नहीं, वॉशरूम्स अवेलेबल हैं कि नहीं। तो ये तो सारी चीजें जो हैं, ये राइट है वो लोग जो वहां पे आते हैं। आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, और जब भी हम वैल्यूएट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, मैनेज करते हैं, तो हमेशा हम इम्प्रूवमेंट के लिए ही सारा कुछ कर रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ हम इनको ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ये ब्रॉड स्कोप है एकेडमिक ऑडिट का। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं 3 A's पे बिलीव करती हूँ, तो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट? अभी जो हम पीछे सारी स्लाइड्स पढ़ के आए हैं या शेयर करके आए हैं, जरा उसको इनमें inculcate कीजिएगा। Administrative audit as a method of assessing the efficiency and effectiveness on the operating system of the administrative procedures, policies, decision making, authorities and functionaries, strategies, process, feedback, control mechanism and so on. ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट है। हमारी पॉलिसीज, हमारी डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटीज और फंक्शनरीज किस तरह काम कर रहे हैं, हम क्या स्ट्रेटजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है, फीडबैक कैसे आ रही है, और हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है। आप मुझे बताइए कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट को नहीं देखते, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को नहीं देखते, तो एकेडमिक ऑडिट तो हो ही नहीं सकता। सो ए यानी मैं यहाँ पे एकेडमिक ऑडिट, अगली जो हमारी लाइंस हैं, एकेडमिक ऑडिट वुड सर्टेनली मेक द फंक्शनरीज टू ascertain the strength and weaknesses of the operating system in general and pin out the areas in particular, and to ascertain where the function is stagnated and effective and where special attention is required along with the human and material resources. Materials से मुराद physical resources। तो एकेडमिक ऑडिट जो है वो आपके तमाम ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज को एडमिनिस्टर कर रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है। तो एकेडमिक ऑडिट में हमने देखना है जी टाइम टेबल सही है कि नहीं, हमारा जो सिलेबस था वो वक्त पे खत्म हुआ कि नहीं, रिजल्ट अच्छा आया कि नहीं, टाइम पे इम्तिहान हुए कि नहीं। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट को उसके साथ
इनकलकेट नहीं करेंगे, दोनों को इकट्ठा नहीं करेंगे, तो हमारा कभी भी ऑडिट जो है इंस्टीट्यूशंस का वो मुकम्मल नहीं हो सकता. सो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट माय कोलीग्स, माय स्टूडेंट्स, और आप जो इस वक्त तो स्टूडेंट ही हैं और बच्चों की तरह हैं, जब भी आप फाइनेंशियल ऑडिट को देखें तो वो इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट का एक पार्ट है. असल चीज है हमारी 3 A's. व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक ऑडिट. और जो एकेडमिक ऑडिट है वो आपका तमाम का तमाम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ रिलेट करता है. और एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको हमने कहा है ना, कॉलेज कैंपस को कैसे एडमिनिस्ट्रेट, ये सारा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट. Academic and administrative audit relationship. Yeah, 3 A's are very essential for the excellence in higher education since it reviews the quality assurance process of higher education institutes. So these are interrelated concepts. Thus, in order to have a quality-oriented academics, there should be a strong administrative background. ये वो चीज उसको सपोर्ट कर रही है जो मैं आपसे कह रही हूँ कि एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट जो है इनका बहुत गहरा रिलेशनशिप है. आप खाली एकेडमिक ऑडिट नहीं ले सकते और खाली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट नहीं ले सकते. अगर आप खाली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट लेंगे तो किस चीज का कर रहे हैं. अगर तो हम एकेडमिक का ही रहे हैं कि क्लासरूम में बच्चे जा रहे हैं या नहीं जा रहे. आप देखिए, हमने शुरू में जब हमने बात की तो मैंने आपसे कहा था कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हमने देखनी होती है, चाहे आप एकेडमिक ऑडिट कर रहे हो और चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट कर रहे हो या 3 A's को इकट्ठा कर. तो इससे पहले कि हम ये देखें कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है. इफेक्टिवनेस मींस डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज ऑन टाइम एंड अचीविंग डिजायर्ड गोल्स. अगर ये आपका इदारा कर रहा है तो आप इफेक्टिव हैं. और एफिशिएंसी क्या है? मींस कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट. 2 + 2 अगर 3 है तो आप नुकसान में जा. 2 + 2 अगर 4 हैं तो आप ब्रेक इवन पे. लेकिन 2 और + 2 जो है अगर वो 5, 6, 7, 8 आ रहा है, इसका मतलब है यू पीपल आर एफिशिएंट. मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट. तो जब भी हम एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं वो कितने इफेक्टिव हैं और कितने एफिशिएंट. अब एफिशिएंसी जो है ये इंटरनल भी होती है. एन एजुकेशन सिस्टम विद हाई कंप्लीशन रेट इज साइन ऑफ इंटरनल एफिशिएंसी. बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं, बच्चे आपके जाके मार्केट में इंडक्ट हो रहे हैं, तो आपकी जो इंटरनल एफिशिएंसी है वो बहुत बेहतर है. टू व्हाट डिग्री आर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मास्टर्ड बाय द स्टूडेंट्स. इंटरनल एफिशिएंसी इज इन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू रिव्यू प्रोसेस एंड क्रिएट न्यू वंस. आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेसेस को, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप उसको रिव्यू भी करते हैं और फिर नए भी बनाते हैं या उनको प्रमोट भी करते हैं, तो इसका मतलब आप इंटरनली एफिशिएंट. और एक्सटर्नल एफिशिएंसी क्या होती है? इज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ स्कूलिंग टू द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. स्कूलिंग से यहाँ चूंकि हमने ये चीजें उठाई होती हैं हमारे अमेरिकन सिस्टम से, तो वहाँ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को भी स्कूल ही कहा जाता है. This is usually measured by the quality of learning, which is determined by the inputs and outputs of the educational system. मैंने अभी आपसे SIP की बात की थी. Context, input, process and product. तो आपकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग जो है डिटरमिन होती है आपके इनपुट से और आपके आउटपुट से. आपके पास कौन लोग आ रहे हैं और वो क्या बना के बाहर भेज रहे हैं. This refer to the extent which an educational system meets societal goals and objectives. हम जब कहते हैं ना कि हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम सोसाइटिकल गोल्स और ऑब्जेक्टिव को मीट ही नहीं कर रहे. ठीक है. सो ये हमने देखा है. अब आप किस तरह करेंगे इन दोनों को, इफेक्टिवनेस कौन सा है और एफिशिएंसी कौन सी है, ये जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं आपसे इन 2 सवालों का जवाब जरूर पूछूंगी. इट्स एम इज डूइंग द राइट थिंग्स एंड सेम इज डूइंग द थिंग्स राइट. इसमें से इफेक्टिवनेस कौन सी है और एफिशिएंसी कौन सी है, ये हम क्वेश्चन आंसर में आके डिस्कस करें. जैसे मैंने अभी आपसे शुरू में कहा था कि हम क्या देखते हैं, 3 चीजें हमने डिस्कस की थी कि जी फिजिकल आपके जो कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल है, और इसी तरह हर कॉन्सेप्ट जो हम ले रहे हैं उसके अंदर हमने देखना होता है कि वाई, क्यों हम कर. हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक जो आपका ऑडिट है उसमें हमने ये देखना होता है कि क्वालिटी पैरामीटर्स, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एनहांसमेंट.
आजकल हमारी एजुकेशन में हर इदारे में क्वालिटी एश्योरेंस सेल होता है। अगर आपके किसी कॉलेज में नहीं है तो बेटा उसको थोड़ा शुरू कर लीजिए कि क्वालिटी के पैरामीटर्स क्या हैं। अभी हमने पीछे सारे चीजें देखी हैं कि फिजिकल में क्या क्या है, एक डैम उसमें ह्यूमन में क्या क्या है, फाइनेंशियल की तो हम बात नहीं करते, अभी उसकी भी करते हैं क्या है। और क्वालिटी कंट्रोल क्या आप कर रहे हैं, क्या वाकई आप असेस करके अच्छा अपना सिस्टम चला रहे हैं, और फिर उस सिस्टम को सस्टेनेबल भी है, वो क्वालिटी इंश्योरेंस है। और अगर कहीं पे आप लैग कर रहे हैं तो क्या क्वालिटी एनहांसमेंट हो रही है या नहीं, ये चीज आपने देखनी होती है। क्यों हम एवेल्यूएट करते हैं, आप देखिए चार चीजें आपको यहाँ पे रेड में नजर आ रही हैं। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंज, थ्रेट। अगर आपने कभी मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़े हैं तो आपको याद है कि लोग कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ये जो नई थ्योरी आई है इसमें थ्रेट्स को चैलेंज में बदल दिया गया। वो कहते हैं थ्रेट्स एक नेगेटिव वर्ड। वो कहते हैं जी एवेलुएट क्यों करते हैं हम, अपने कॉलेज की, अपने इंस्टीट्यूशन की, अपने इदारे की स्ट्रेंथ्स जो हैं उनको जानना चाह रहे होते हैं, उसकी वीकनेसेस को जानना चाह रहे होते हैं, उसके पास अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं वो जानना चाह रहे होते हैं, और हमें कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। ये मैं बहुत मुख्तसर करके बता रही हूँ। ये एकेडमिक ऑडिट, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और बहुत बड़ा टॉपिक है। ये चार चीजें हम, इसमें बहुत से मेथड्स भी हैं इसको एवेलुएट करने के, लेकिन ये सबसे पॉपुलर है जिसमें स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। सो कैसे करते हैं, ये मैंने आपको चार चीजें बताई हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। तो हम इनको चार तरीकों से, हमारे पास स्ट्रेटेजीज आती हैं। SO है स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज दैट आर गुड फिट टू द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। W है वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज टू ओवरकम वीकनेस। देन आपका है यहाँ पे सॉरी स्ट्रेंथ, और आपकी यहाँ पे थ्रेट्स हैं, या जिनको स्ट्रेंथ्स और स्ट्रेटेजी है। आप बताती हूँ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर आपके स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस हैं, वीकनेस एंड चैलेंजेस हैं। आइडेंटिफाई वेज दैट द इंस्टीट्यूशन कैन यूज इट्स स्ट्रेंथ टू रिड्यूस इट्स वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल चैलेंजेस, जिसको आप थ्रेट्स भी कह सकते हैं। और वीकनेस एंड चैलेंजेस, एस्टैब्लिश अ डिफेंसिव प्लान टू प्रिवेंट द इंस्टीट्यूशन वीकनेस फ्रॉम मेकिंग इट हाईली ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल चैलेंज। सो ये चार स्ट्रेटेजीज हैं जो आपका, जब भी आप अपने कॉलेज कैंपस को एवेलुएट करना चाह रहे हैं, उसको एडमिनिस्टर करना चाह रहे हैं, तो इनमें से आप कोई भी स्ट्रेटेजी या दो मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एनालिसिस किस तरह किया जाता है, स्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स, आप क्यों कर रहे हैं कॉलेज को एडमिनिस्टर और मैनेज। ये वाइड भी हो सकता है, मे बी वाइड, मे बी नैरो, मे बी जनरल, मे बी स्पेसिफिक। किसी चीज को भी आपने एस्टेब्लिश जो बनाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उनको देख सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जनरल भी होते हैं। स्टेप नंबर 2 है सिलेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड फॉर्म अ टीम। ये जो हम पिछले टीम्स की बातें करते आ रहे हैं ना, ये सारी यही टीम्स हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन में बी सॉट इफ रिक्वायर्ड। स्टेप 3 है एलोकेट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग टास्क टू द टीम मेंबर्स, जो भी आपके प्रिंसिपल टीम बनाते हैं ऑडिट के लिए, एकेडमिक ऑडिट के लिए। और ये जो पीछे हमने जितनी भी देखी है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मुझे कहा गया था तो मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी जो हैं ये टीम मेंबर्स हैं जो इवैल्यूएट करते हैं। स्टेप 4 है क्रिएट अ वर्कशॉप एनवायरनमेंट, इकट्ठे बैठ के डिस्कस करें, वर्कशॉप एनवायरनमेंट क्रिएट करें। लिस्ट स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंज, एंड देन एवेल्युएट लिस्टेड आइडियाज, जो सब राय देंगे उसके बारे में, एंड कैरी द फाइंडिंग्स फॉर, जो आपके पास फाइंडिंग्स आती हैं उनको फॉरवर्ड करें। सो ये आपके सामने मैंने एक कॉन्सेप्ट पेश किया। इससे पहले कि आप क्वेश्चन आंसर करें, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँ। AAA जो है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक ऑडिट कहते हैं, ये आजकल बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। यूनिवर्सिटीज में तो ये अप्लाई हो गया है, जिसको जो हायर एजुकेशन कमीशन भेजता है, एक्रेडिटेशन काउंसिल है हमारी, जैसे नेक्टी है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है। MBA की फर्क है, BS की ऑनर्स की फर्क है, छोटे कॉलेजेस की फर्क है। तो हायर एजुकेशन कमीशन जो है, इसने इसको अब कंपलसरी कर दिया है। और दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी एक्रेडिटेशन होती है।
कोई हर साल करता है, कोई 3 साल बाद करता है, कोई 5 साल बाद करता है। हमारे पाकिस्तान में 3 साल बाद होता है एकेडमिक ऑडिट, जिसमें ये सारा आपका कि आप कॉलेज को कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, आप कॉलेज को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, आपका टाइम टेबल कैसे बन रहा है, वो पूरा होते कि नहीं होता है, आपकी क्लीनलीनेस कैसी है, आपकी बिल्डिंग्स कैसी हैं, जरूरतें पूरी हो, उनकी पूरी एक चेक लिस्ट है जिसमें आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेक किया जाता है। तो ये हायर एजुकेशन कमीशन से हम लोग जाते हैं एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर ऑडिटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक एवेल्युएशन के लिए। हमारे यहाँ पे मैं जब भी कभी ट्रेनिंग इस चीज की देती हूँ तो मेरी ये रिक्वेस्ट होती है अपने साथियों से कि आपको मंथ टू मंथ एंड ईयरली अपना एकेडमिक ऑडिट खुद से करते रहना चाहिए। आप हायर एजुकेशन कमीशन पे जाएं, वहां पे जो मुख्तलिफ एक्रीडिटेशन काउंसिल हैं उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहां को आपको पूरे की पूरी चेक लिस्ट मिलेंगी कि आपने ये किस तरह कॉलेज कैंपस को करना, जो वो आपको आके देंगे। आपके पास आएंगे, आपके पास 3 दिन वो ठहरेंगे, आपकी लाइब्रेरी को चेक करेंगे, कैफेटेरिया को चेक करेंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन करेंगे, टीचरों को पढ़ाते हुए देखेंगे, प्रिंसिपल से इंटरव्यू करेंगे, आपके वाइस प्रिंसिपल से इंटरव्यू करेंगे, आपके जो टीचर्स हैं उनसे इंटरव्यू करेंगे, स्टूडेंट से क्वेश्चन भरवाए जाएंगे, आपके एलुमनाई से इंटरव्यू होगा, और वो एम्प्लॉयर जिनके पास आपके एलुमनाई काम कर रहे हैं उनसे भी पूछा जाता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये आपके जो प्रिंसिपल जितने भी यहाँ पे माशाल्लाह बैठे हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इनको अपने कॉलेज में शुरू कर लीजिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये एकेडमिक ऑडिट जो है ये हमारी इवैल्यूएशन का एक पार्ट बनने वाला है। जी, क्वेश्चंस बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं डॉक्टर राशिद बोल रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज दारुल से। जी जी मैडम, मेरा दो एस्पेक्ट्स में मैं बात करूँगा। एक तो है, आपने बात की इनरोलमेंट की कॉलेजेस में। ठीक है, मैं पिंडी से बिलोंग करता हूँ। हमारे पिंडी में बड़े 4 कॉलेजेस हैं जी और जी उनकी इनरोलमेंट डे बाय डे कम होते होते, मैं अपने कॉलेज की मिसाल देता हूँ कि किसी दौर में हमारे पास एफएससी में फर्स्ट ईयर में 7 सेक्शन आया करते थे, जिसमें 4 प्री इंजीनियरिंग और 3 प्री मेडिकल के होगा, और वो स्क्वीज होके मुश्किल से हम 2 सेक्शन बना पा रहे हैं। और अभी हमने जी हफ्ता हुआ एडमिशन शुरू किया हुआ है तो हमारे पास 20-20 बच्चे दोनों सेक्शंस में आए हुए हैं। इसी तरह हाल हमारा बीएस का है। तो ये सारी एनरोलमेंट हमारी एक तो किधर चली गई है, समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। अगर बच्चा होगा तो क्वालिटी एजुकेशन भी होगी, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी होगा, क्वालिटी इंश्योरेंस भी होगी, क्वालिटी सेल भी बनेंगे, सारा कुछ होगा। अगर स्टूडेंट ही नहीं आ रहा तो हम किस तरीके से ये सारी चीज़ें करेंगे, मतलब हम इन चीज़ों को ऑडिट करेंगे या ऑडिट टीम को बुलाएंगे, ये सारी चीज़ें कर। पहले तो असल चीज़ तो कस्टमर है, एनरोलमेंट है हमारी, एक बात। दूसरी, मतलब हमारे ओवरऑल पंजाब में पिछले दिनों हम लेक्चर में सुन रहे थे कि 825 कॉलेज हमारे पंजाब गवर्नमेंट के हैं और 2175 के 2125 कॉलेज जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो छोटी-छोटी बिल्डिंग्स में बने हुए हैं और वहाँ पे 400 बच्चा एक-एक फर्स्ट ईयर में एनरोल हुआ है। ठीक है? वो बच्चे कहाँ से एनरोल हो गए हैं? जो आपने फिजिकल रिसोर्सेज की बात की है, मुझे मतलब कोई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस बता दें कि जहाँ पे ये इतने फिजिकल रिसोर्सेज मौजूद हों जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मौजूद हैं। वहाँ पे ग्राउंड हो, वहाँ पे लाइब्रेरी हो, वहाँ पे स्टाफ रूम्स हों, वहाँ पे मतलब एक ऐसे एनवायरनमेंट हो जो 14 हमने फिजिकल रिसोर्सेज की बात की है। कोई ऐसा मतलब सिवाय चंद बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अलावा जो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में बने हुए हैं इदारे, इनको किसने रजिस्टर किया है? और ये इतने ज़्यादा मतलब एनरोलमेंट वो लेके चले गए हैं, जो कि हमारी एनरोलमेंट को खा चुके हैं। और हम जो है इतने बड़े-बड़े इदारे बैठे हुए हैं, हमारे पास इतना स्टाफ है, 100 प्लस स्टाफ तो हमारे कॉलेज का है और बच्चे हमारे पास आ नहीं रहे। ठीक है? सबसे बड़ा अलमिया तो एनरोलमेंट का है और वो एनरोलमेंट जो है हमारी ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो रही है। वो एक मतलब इस पे जी बड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट ने अभी इसको स्टार्ट किया कि आप ये करें और वो करें। ये तो 4, 5, 6 महीने पहले काम करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। एक तो ये चीज़ है कि इसको हम कैसे बेहतर करें। तो देखिए जी, मैंने तो दूसरा, स्टार्ट में ही आपसे बात की थी ये कि हमारे यहाँ पे इस वक्त जब मैं एडमिशन पे आई थी तो मैंने सबसे पहले यही बात की थी कि आजकल हमारे जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, इवन यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनमें बेसिक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एनरोलमेंट हमारी बिल्कुल खत्म हो रही है।
आप देखिए ये चीजें जो है ना, ये ग्रॉस रूट से शुरू होती हैं। हमारे स्कूल्स इस वक्त जा रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और हम सब परेशान हैं कि स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आप भी जानते हैं इस बात को। तो जी अब जी आप बिल्कुल। देखें ना, ये सवाल जो है इस वक्त हम जिस फोरम पे बैठे हुए हैं, मैं और आप, इस फोरम को जिन जिन लोगों ने कंडक्ट किया या जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारे सवाल अगर उन तक पहुंचेंगे तो शायद कोई सुनवाई हो जाएगी इस चीज की। इसीलिए बिल्कुल मैंने इस सही। फोरम पे ये सवाल जी उठाया है जी मैडम बिल्कुल कि ये जी बिल्कुल। बड़ी इमरजेंस है। और दूसरी चीज ये है कि हमारा सिस्टम जो इंटर लेवल पे है वो एनुअल है। और अभी जो जी करिकुलम हमने दिया है, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, जो पिछले साल 16 चैप्टर थे वो अब 22 चैप्टर हो गए हैं। ठीक है। जी हम जी बच्चों को जी क्या देना चाह रहे हैं कि इंटरमिक्स करके सारा डाटा डाउनलोड करके उसकी प्रिंटिंग करके बच्चों के हवाले करें, वो तो चैट जीपीटी से भी निकाल लेते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल बच्चों को, निकाल लो। ठीक है, बिल्कुल तो निकाल वो लो। आप बच्चों के ऊपर ओवर बर्डन कर रहे हैं। जो पहले बच्चा नहीं आता उस सब्जेक्ट की तरफ, तो वो आप वहां से भागेगा, उसने तो नहीं आना। और हर बच्चा कंप्यूटर पढ़ना चाह रहा है। हमने तो किसी की कोई गाइडलाइन नहीं दी, कोई हमारी काउंसलिंग का सेटअप ही कोई नहीं है। फिर स्कूल लेवल पे कोई ऐसा डायग्नोस्टिक सिस्टम नहीं है कि आप जब एक बच्चे की पेन पिक्चर लिख के उसके सर्टिफिकेट पे बताएं कि इस बच्चे की फर्दर टेंडेंसी क्या होगी, कि ये आगे किस इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है, आर्किटेक्चर के लिए एलिजिबल है, मेडिकल के लिए एलिजिबल है, या ये किस फील्ड में इसकी टेंडेंसी बनती है। 10-11 साल एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, और उसके बाद हम जस्ट उसको परसेंटेज दे के 70, 80, 90% दे के उसको कह देते हैं जी दैट्स ऑल, इसका सारा सिस्टम हमारा खत्म हो गया है। तो जब तक ये हम नहीं करेंगे इसके ऊपर वर्कआउट, तब तक हमारा सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा। हमने तो, आप ग्रास रूट लेवल की बात करें, ग्रास रूट लेवल से बच्चे को हमने डायग्नोस्टिकली देखना होगा, कि उसकी टेंडेंसीज को देखना होगा। तब जाके अब ये हमें जो मुश्किल आ रही है, अभी हमारा कोई बच्चा इंजीनियरिंग के लिए उसे कहो दाखिला लेने के लिए, तो वो सर नीचे कर लेता है, शर्म आना शुरू हो जाती है उसको प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए। हमारे बच्चों का तो यही हाल है। बाकी किसी जगह पे शायद हो, गर्ल्स कॉलेज में शायद इनरोलमेंट बेहतर हो, बॉयज में तो बहुत बुरा हाल है ओवरऑल। देखिए जी, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने जो यही आपको बताया, जैसे मैं एकेडमिक ऑडिट की और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट की बात कर रही हूँ, जब आप इसका एक चेक लिस्ट बना लेते हैं, तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज जो है, जो उस चेक लिस्ट पे पूरा नहीं उतरता, उसके क्लासरूम सही नहीं है, वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, उनको क्यों, उनके बच्चों से इम्तिहान क्यों लिया जाता है? जी 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 जी, यही तो मैं कहता हूँ ना कि ये जी, अभी असल अगर चीज तो कॉलेज के ये है किसी जी हाँ, बिल्कुल। 2-3 हम लोगों हमारी को यूनिवर्सिटी बनाना से है, अफिलिएशन लेके, हमारे जितने आप ये तो सब बातें जो है ना, ये अज़ब में शम्स हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज उनको सीटें देती हैं और वो बच्चे इम्तिहान में बैठते हैं, और डिग्री उनको हमारी यूनिवर्सिटीज की दी जाती है, पढ़े वो उन कॉलेजों से होते हैं। ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, इसमें हमारे हमारी जो इदारे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, इनको इसके ऊपर बहुत काम करने की बहुत जरूरत है। एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगी, अगर आप मेरे साथ एग्री करें। आप माशाल्लाह, आपके पास, आप कह रहे हैं कि आपका 100% स्टाफ भी, यानी कोलीग्स हैं आपके, कभी आपने कोई ऐसा रिसर्च करें जिसपे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे, उनके पेरेंट्स से मिलें, ऐसे ही जस्ट फॉर, वो इसके बाद रिसर्च आर्टिकल लिख लें उस पे, वो भी तो हमारी नीड ही होती है हमारे काम की। तो जरा उसको देखिए, अगर आप में से कुछ बच्चे या कुछ हमारे जो साथी हैं, वो इस पे भी काम करना चाहें अगर, तो करें, उसको देखें, शायद हमें कोई ऐसी चीज फाइंड आउट हम कर लें जिससे हम अपने एनरोलमेंट को बढ़ा सकें। तो मेरा ख्याल है कि इस पे भी काम किया जा अगर सकता है। इतनी आपका क्या अर्जेंट ख्याल करनी है? है मैडम, तो ये टीचर्स जी की जी एक कमेटी बना देना, वो जाके प्राइवेट कॉलेजेस को चेक करे, और जो अप टू द मार्क है उनको सेग्रीगेट करे। आधे कॉलेज तो बंद हो जाएंगे, वो जी बिल्कुल आधा बिल्कुल, मैं यही कह रही स्टूडेंट हूँ। रोल है वो दिस इज भागे आएगा हमारे पास। अस्सलाम दिस इज वालेकुम। व्हाट एकेडमिक ऑडिट इज, यही एकेडमिक ऑडिट है कि हर उस क्राइटेरिया पे हर इंस्टीट्यूशन कॉलेज को पूरा उतरना चाहिए। अगर वो नहीं अस्सलाम उतरता वालेकुम। तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। सलाम। जी 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 बस मैं ये कहना चाहूँगा, लाइक आई एम डॉक्टर मोहम्मद उमर अजीम फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप लाहौर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी एनरोलमेंट है, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। और when I joined in 2018, we don't have any BS programs, and now we have like 13 BS programs running successfully. माशाल्लाह माशाल्लाह जी। And quite a good enrollment, not in all programs, but still very good enrollment in a few of the programs. अभी जो सारी बात हो रही है, I absolutely agree with that, लेकिन definitely आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को हैज़ टू टेक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स
to curb this practice of opening these one जी. building colleges and schools. But we have to highlight as an institution, we are very lacking behind. आपने एक बहुत अच्छा point दिया था in the beginning that we have to market our own institution. हम लोग उन चीज़ों को highlight क्यों नहीं कर रहे? हम लोग अपने ग्राउंड्स को हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे? हम अपनी लाइब्रेरीज को हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे? हम उन चीज़ों को जो कि उन कॉलेजेस में नहीं हैं उनको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे? अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पर हम अपनी कैंपेन्स क्यों नहीं कर रहे? हम अपना फेसबुक, अपना यूट्यूब, अपने डिफरेंट चैनल्स को क्यों नहीं यूज़ कर रहे फॉर द मार्केटिंग ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस? लाइक अभी मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाता हूँ, तो वो कहते हैं कि हमें तो डर लगता है कि आप लोगों ने कभी अपनी पैसों की मार्केटिंग शुरू कर दी ना, कि हाँ आप लोग जो है वो 8,000 में पर सेमेस्टर बीएस करवा रहे हैं या 15,000 पर सेमेस्टर में बीएस करा रहे हैं, आप तो हमें मार देंगे सबको। और हम लोग इसको यूज ही नहीं कर रहे। हम लोग अपनी इस स्ट्रैटेजी को, लाइक मैं अब जहाँ बैठता हूँ और अपने डिफरेंट जो चैनल्स हैं उनके थ्रू बताता हूँ कि हम लोग तो 70-78,000 में 4 ईयर कंप्लीट बीएस प्रोग्राम करवा देते हैं। और दिस इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली सेलेबल कि अब बच्चों की अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है, यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट कम हो रही है बिकॉज द अफोर्डेबिलिटी इज गेटिंग लो। तो दैट इज वो वेरी स्ट्रॉन्ग टूल इन द हैंड्स कि जिसको हम यूज करें। यस, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हमारे एसी रूम्स नहीं है, हमारे पास को एजुकेशन नहीं है, हमारे पास फन फेयर्स नहीं है, हमारे पास कॉन्सर्ट्स नहीं है, हमारे पास डांसिंग फ्लोर्स नहीं है। यस, दीज आर द प्रॉब्लम्स। लेकिन हमारी जो हाईलाइटेड चीजें हैं हम उनको जरूर हाईलाइट करें, हम अपने टीचर्स को हाईलाइट करें जो कि ब्रांड एम्बेसडर्स हैं फॉर मेनी एकेडमीज एंड कॉलेजेस। तो हम अपने टीचर्स को क्यों नहीं ब्रांड बनाते? हम अपने फिजिक्स के टीचर्स, केमिस्ट्री के टीचर्स, आईटी के टीचर्स, इंग्लिश के टीचर्स, डॉक्टर्स, उनके रिसर्च पेपर्स, उनकी बेतहाशा चीजों को क्यों नहीं हाईलाइट करते? आई थिंक ये कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन चीजों को हाईलाइट करें, एंड आई थिंक देन वी कैन विन द स्टूडेंट्स बैक। मैं देखता हूँ जी. बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग फिर रहे हैं जिनके पास अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें हमारे कॉलेजेस का पता ही नहीं है, जी, उन्हें मैंने पता ही नहीं है यही कि हम सुबह कितनी कम हाँ फीस ले जी, रहे हैं। मैंने स्टार्ट में आपसे यही कहा था ना कि प्रोजेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। प्रोजेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रोजेक्शन नहीं करेंगे और आजकल डिजिटल वर्ल्ड में जब आप इन चीजों से हेल्प नहीं लेंगे हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ये चीजें जो आप बता रहे हैं मैं 100% एग्री कि इनको हाईलाइट करनी। मैंने इसीलिए तो कहा है, जो बेटा पहले बात कर रहे